गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे उद्योग। उद्योगों में अपन ने उद्योगों का वितरण पढ़ा था कल। उद्योगों का वितरण पढ़ा था जिसमें लोह इस्पात उद्योग पढ़ रहे थे अपन। इस्पात उद्योग। अब इसमें देखो लोह इस्पात उद्योग में मैंने 4 क्षेत्र बताए थे भारत के कि मुख्यतः लोह वहाँ कहाँ पाया जाता है। भारत में 4 मुख्य क्षेत्रों में पाया जाता है जिसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ हैं। देखो 4 राज्यों में फैला हुआ है ये। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। और विश्व में भी अपन ने पढ़ा था कहाँ पर लोह इस्पात पाया जाता है। लोह इस्पात उद्योग को सभी उद्योगों की मेरुदंड कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है ये मैंने तुम्हें कल बताया था, ठीक है। क्योंकि सभी में लोहा किसी न किसी रूप में उपयोग में होता है, इसलिए इसको मेरुदंड कहा जाता है सभी उद्योगों का। अब अपन इसका वितरण पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला दे रखा है जमशेदपुर। पहला है जमशेदपुर। अब इसमें का वर्णन देख लो एक बार आप। ये पढ़ते हैं 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था। कौन सा था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। यह निजी स्वामित्व में था। निजी स्वामित्व का मतलब क्या है कि यह सरकारी कारखाना नहीं था, यह एक व्यक्ति, पर्सनल व्यक्ति द्वारा बनाया हुआ था, प्राइवेट, ठीक है ना। जिसका नाम क्या था? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोह इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साक्षी में से सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। सबसे पहले कब की गई थी? 1907 में यह टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। टिस्को नाम है ये इंग्लिश में इसका, हिंदी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। यह 1907 में खोला गया था झारखंड में। बाद में साक्षी का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया, ठीक है। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोह इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान है। अब ये जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में, ठीक है। तो यह सबसे पहले लोह इस्पात का कारखाना झारखंड में ही खोला गया था और उसका नाम बदलकर फिर जमशेदपुर कर दिया गया था। साक्षी जो स्थान है उस पर, ठीक है। साक्षी को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। अब किन किन कारणों से? क्योंकि वहां पर देखो यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। अब दूसरे उसको पहुंचाने के लिए, दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेल मार्ग की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए ना। तो यह बंगाल नागपुर रेल मार्ग के काली माटी स्टेशन से 32 किलोमीटर दूर था। यह स्थान लोह इस्पात, लोह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था। अब कोलकाता बंदरगाह है ना, तो कोलकाता के निकट भी था। वहां पर मैगजीन, जो ये लोह इस्पात बनाने में मैगजीन, लोह अयस्क, ये सारी चीजें वहां उपलब्ध, कोयला, कच्चा माल वहां उपलब्ध था, इसलिए यहाँ जमशेदपुर को चुना गया था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र से कोयला और ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ से लोह अयस्क, चूना पत्थर और डोलोमाइट और मैगजीन प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। अब अपन ने जब उद्योगों की अवस्थिति पढ़ा था तो कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं पढ़ा था ना, जिसमें कच्चा माल है, जल की आपूर्ति है, विद्युत की आपूर्ति है, बाजार की नजदीकता और कोई भी बंदरगाह या पत्तन
का होना, ये पढ़े थे सारे पॉइंट। तो ये सारी चीजें वहां उपलब्ध थी, ठीक है, इसीलिए यह कारखाना चलाया गया। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनों, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन भी किया गया। अब इसके साथ साथ वो इस्पात के साथ साथ वहाँ कुछ चीजें उत्पादित भी की गई, जिसमें देखो मशीनों के पुर्जे थे, कृषि उपकरण थे, टिन की चादरें, केबल, तार ये बनाए गए थे। भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित उद्योग विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लौह इस्पात उद्योग पर निर्भर है। भारतीय लौह इस्पात उद्योग में बृहत समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित हैं। इनमें द्वितीयक उत्पाद, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल हैं। अब इसमें क्या बताया गया है, सबसे पहले 1907 में झारखंड में टिस्को कंपनी लौह इस्पात की शुरू की गई थी। क्यों शुरू की गई थी? क्योंकि वहां से जो मूलभूत उद्योग स्थापित करने के लिए जो मूलभूत कारक थे वो वहां पर सारे थे। जैसे कच्चा माल यहाँ से झरिया, बोकारो, ये यहाँ से कोयला मिल जाता था, मैगजीन मिल जाता था, वहां पर ये बंदरगाह नजदीक थी, ठीक है, रेल मार्गों की सुविधा थी, तो इसलिए यह उद्योग यहाँ पे स्थापित किया गया था, ठीक है। अब स्वतंत्रता से पहले तो सिर्फ एक ही था, ये निजी कंपनी का था जिसमें, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इस पर विशेष ध्यान दिया गया और अन्य उद्योग स्थापित किए गए। लौह इस्पात के अलावा भी जो जिसमें लौह इस्पात उद्योग और इसके सहायक जो उद्योग हैं, जिसमें लौह इस्पात के साथ साथ जैसे कोयला, मैगजीन, अयस्क, चूना पत्थर, टिन, ये जो उसमें लगते हैं, जिन उद्योगों में काम में आते हैं, वो आसपास और उद्योग भी स्थापित किए गए। इसके साथ साथ उनमें फिर इनमें लौह इस्पात उद्योग के अलावा इसमें जैसे उत्पादन में शुरू हुआ अन्य वस्तुओं का, जैसे मशीनों के पुर्जे बनाना लौह इस्पात से बनते हैं, तार बनाना, केबल बनाना, ये कृषि उपकरण बनाना, तो वो सारी चीजों का उत्पादन भी शुरू किया गया, ठीक है। अब ये तो था भारत में। अब दूसरा है पीटर्सबर्ग, संयुक्त राज्य अमेरिका में। पीटर्सबर्ग जहाँ लौह इस्पात का अत्यधिक उत्पादन होता है, उसमें अत्यधिक उद्योग स्थापित है। पीटर्सबर्ग, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है ना। वो तो भारत में था जमशेदपुर, ये दो का ही वर्णन दे रखा है, उद्योग तो और भी कई हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। इस्पात नगर का मतलब क्या है कि यहाँ पर अत्यधिक इस्पात तैयार किया जाता है, ठीक है ना। पीटर्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध है। स्थानीय सुविधाओं से क्या मतलब है? जैसे वहाँ कच्चा माल है, जल की आपूर्ति है, विद्युत की आपूर्ति है, बाजार की व्यवस्था है, परिवहन की व्यवस्था है, ठीक है। ये सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध है इस्पात उद्योग के लिए। कच्चा माल जैसे कोयला पीटर्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह इस्पात मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पीटर्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पीटर्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लैक्स जलमार्ग, ये ग्रेट लैक्स जलमार्ग मतलब एक झील है, उसमें जलमार्ग किया जाता है, ठीक है ना, आता है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता परिवहन है। ग्रेट लेक्स से पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लौह रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहलो और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल उपलब्ध हो जाता है। ये नदियों के नाम हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है, ठीक है। आज पीटर्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पीटर्सबर्ग के ऊपर मोनोगहलो और एल्गनी नदी की घाटियों में तथा पीटर्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। परिष्कृत इस्पात क्या हुआ कि इस्पात को जब तैयार किया जाता है, मतलब उपयोग के लायक जब उसे बना दिया जाता है, तो वो परिवहन के द्वारा, जल परिवहन या रेल परिवहन के द्वारा दूसरे बाजार तक पहुंचाया जाता है उपयोग के लिए, ठीक है। पीटर्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल
अब पीटर्सबर्ग में लौह इस्पात के अलावा कौन कौन से कारखाने भी स्थापित किए गए हैं? यह रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पाद में इस्पात का उपयोग कच्चे माल के रूप में भी करते हैं। अब देखो ये पीटर्सबर्ग है, जमशेदपुर है, ये क्या है? औद्योगिक नगर है। समझ गए ना कि यहाँ पर उद्योग स्थापित किए गए हैं, लौह इस्पात उद्योग मुख्य रूप से। अब लौह इस्पात से जो बनने वाली वस्तुएं या और जो उद्योग जिनमें लौह इस्पात का उपयोग होता है वो उद्योग भी इनके साथ साथ स्थापित किए गए हैं। अब यही उद्योग क्यों स्थापित किए गए हैं? क्योंकि इनमें जो कारक उद्योगों को प्रभावित करने वाले जो कारक है, स्थिति को प्रभावित करने वाले वो सारे कारक यहाँ उपलब्ध हैं। जैसे कोयला पर्याप्त मात्रा में मिलता है, मैगजीन मिलता है यहाँ, और जलापूर्ति है, नदियों के सारे है ना, ये बाजार की आपूर्ति है, रेल मार्गों की सुविधा है, जल मार्गों की सुविधा है। तो इसलिए ये उद्योग यहाँ स्थापित किए गए हैं। ठीक है, अब अपन ने यह तो पढ़ लिया लौह इस्पात उद्योग। आगे है अपना सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग, अब देखो पहला था ये दो ही उद्योग दे रखे हैं अपने सिलेबस में। अब लौह इस्पात उद्योग आपको समझ में आ गया। अब दूसरा है सूती वस्त्र उद्योग, जिसका वर्णन अपन करेंगे। दूसरा है सूती वस्त्र उद्योग। अब सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है? देखो, धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। किस किस का? कपास, ऊन, सिल्क, पटसन और क्या है? जूट। इनसे वस्त्र उद्योग तैयार, वस्त्र उद्योग में ये काम में इनका रेशा काम में आता है। कपास, ऊन, सिल्क, पटसन और जूट। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। अब देखो, ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट, ये तो प्राकृतिक रेशे हैं। प्राकृतिक रेशे और मानव रेशे। अब देखो, जैसे ऊन है वो पशुओं की उससे बालों से ऊन से तैयार की जाती है ना, रेशे से। दूसरा, कपास से सूती वस्त्र तैयार किया जाता है। सिल्क भी इसी प्रकार से। अब मानव निर्मित रेशों में है नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और रियोन। ठीक है, ये भी कपड़े ही हैं, लेकिन इनको जैसे अब एक है अपन ये जो रेशम तैयार करते हैं, रेशम एक कीड़े को उत्पादित करके ही तो तैयार होते हैं, तो वो मानव निर्मित हो गया ना। जैसे सूती वस्त्र है अपन कपास से तैयार करते हैं, लेकिन जो रेशमी वस्त्र है, रेशमी वस्त्र है, रेशम तैयार की जाती है, वो एक कृत्रिम रूप से एक कीड़े को पाला जाता है और वो जो अपनी लार छोड़ता है ना, उससे रेशा बनता है। ठीक है, तो यह हो गया मानव निर्मित और यह हो गया प्राकृतिक। आ गया समझ में? दो प्रकार से रेशा तैयार किया जाता है, एक मानव निर्मित और दूसरा प्राकृतिक। प्राकृतिक रूप से जो उगाया जाता है, जैसे कपास है, पटसन है, जूट है, ये प्राकृतिक रूप से उगाई जाती है किसने, और उनसे जो रेशा तैयार किया जाता है। लेकिन जो रेशम से जैसे पॉलिस्टर बनता है, ये रेशमी वस्त्र बनते हैं, तो ये एक कीड़ा पाला जाता है, वो मानव निर्मित होता है। बीज डाल के कीड़ा को उत्पादित किया जाता है और जो अपनी लार छोड़ता है उससे वो रेशम का तैयार किया जाता है। तो ये दो भाग हो गए इसके, मानव निर्मित और प्राकृतिक। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों और हथकरघों से बनाया जाता था। अब हस्तकताई और हथकरघों क्या होता है? हस्तकताई और हथकरघों
मतलब क्या होता है, जो अपने आपने सुना होगा ना कि गांधी जी चरखे द्वारा वो सूत काटते थे, सुना है ना। तो वो हस्तकताई हाथ के द्वारा जो बिना मशीनों के प्रयोग के द्वारा जो चीजें तैयार की जाती थी उसे हस्तकताई मतलब धागे को काटना फिर उसको बुनना। तो हस्तकताई और हथकरघा हाथ के कारीगरों द्वारा हाथ से बनाए जाते थे वस्त्र। ठीक है, आगे समझ में हस्तकताई और हथकरघा। हस्तकताई का मतलब जो है रेशा, कपास से जो रेशा तैयार किया जाता है सूती वस्त्र के लिए, वो एक चरखे में हाथ से काटा जाता था। ठीक है, और फिर वस्त्र बनाए जाते थे उसे हथकरघों द्वारा। मतलब मिस्त्री होते थे जो अपने हाथ से ही, जैसे अपने यहाँ सूती वस्त्र की बहुत ही बढ़िया वैरायटी बनती थी भारत में सूती वस्त्र। और जो ये मलमल है ना, ढाका की मलमल जो फेमस थी पहले, ये जो बांग्लादेश है ये भारत में ही तो था स्वतंत्रता से पहले शामिल, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो वहाँ की मलमल फेमस है। मलमल भी एक कपड़ा है, उसको यूँ कहते हैं कि 5 मीटर का जो थान होता था ना वो एक अंगूठी में से निकाल जाता था, इतना मुलायम होता है। ठीक है, तो हस्तकताई होती है जो हाथ के द्वारा काट के ही उसको तैयार किया जाता है, और हथकरघा मतलब हाथ से ही उसको बनाया जाता है कारीगरों के द्वारा। अब तो ये मशीनों से काम होने लगा है, लेकिन प्राचीन काल में सूती वस्त्र काफी प्राचीन उद्योग है, काफी प्राचीन उद्योग है जो सदियों से, जैसे प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, मान सकते हो। 18वीं सदी से पावरलूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के मुख्य उत्पादक हैं। कौन कौन से? भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये मुख्य सूती वस्त्र के मुख्य उत्पादक देश याद रखने हैं तुम्हें। अब देखो इसमें भारत में अति उत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। मतलब ये हुआ इस लाइन का कि भारत में शुरू से ही जो सूती वस्त्र उत्पादन होता था वो काफी अच्छी वैरायटी का था, अच्छी क्वालिटी होती थी उसमें, जो कि हाथ से हथकरघों के द्वारा बनाया जाता था। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कटे और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ब्रिटिश शासन से पूर्व का क्या मतलब हुआ कि 200 साल तक ब्रिटेन ने भारत पर राज किया है ना, उससे पहले जब उसके पराधीन हुआ उससे पहले सूती वस्त्र यहाँ काफी उन्नत अवस्था में था कि यहाँ की जो कलाकारी थी वो विदेशों तक फेमस थी। लेकिन ब्रिटेन वाले लोगों ने, जो अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ की वो जो कलाकारी थी उसको नष्ट कर दिया और अपना माल यहाँ पर बेचने लग गए। ढाका का मलमल देखो, ये मैंने अभी बताया ना, जो ये बांग्लादेश में है ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम की छींट, कालीकट के कोलिको और बुरहानपुर के, सूरत व बड़ौदा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात थे। लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लेता था। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, जो सस्ते और अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिट में करते थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो क्या होता था, यहाँ तो हाथों से काम किया जाता था, लेकिन यहाँ का जो फेमस था काम वो मशीनों का भी उतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो महंगा पड़ता था, क्योंकि हाथ से काम करने में और मशीन से काम करने में तो अंतर है ही। हाथ से लोग देरी में काम करते हैं और मशीनों से जल्दी हो जाता है, तो वो महंगा पड़ता था। तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ के उद्योगों को नष्ट करके अपने जो मशीनीकृत जो उत्पाद थे वो बेचना शुरू कर दिया था। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल 1854 में स्थापित की गई थी भारत में, 1854 में। कोष्ण आर्द्र
आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पत्तन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता है। इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया। अब किन किन भागों में फैला? कोयम्बटूर, नागपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पांडुचेरी और पानीपत कुछ अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र हैं। ठीक है, अब इनका ये वर्णन है, ये अपन कल पढ़ेंगे। अहमदाबाद और ओसाका।